वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता। भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? तो वेद को भारत का सबसे प्राचीन और धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। वेदों को माना जाता है सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ। वेदों का संकलनकर्ता कौन है? तो वेदों का संकलनकर्ता कौन है? वेद व्यास जी वेदों के संकलनकर्ता हैं। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद हैं। और कौन कौन से हैं वो? चारों वेदों का जो क्रम है वो इस प्रकार है कि सबसे पहले आता है ऋग्वेद, फिर सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। सबसे पुराना, सबसे प्राचीन वेद आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरे नंबर पे आता है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और सबसे आखिर लास्ट का वेद है जो वो कौन सा है? अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो यदि आप सबसे पुराने वेद की बात कही जाए तो वो कौन सा है? मैंने अभी बताया है आपको, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ये हैं 1028 सूक्तों को लिया गया है ऋग्वेद में। और यदि बात की जाए मंडलों की तो कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तों की संख्या है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो कौन सा मंडल है वो? 9वां मंडल है ऋग्वेद का जो सोम देवता को समर्पित है। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों वेदों को क्या कहा जाता है? चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है चारों वेदों को? संहिता कहा जाता है चारों वेदों को। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में मिलता है? कौन सा वेद गद्य एवं पद दोनों में मिलता है? तो ये है यजुर्वेद, गद्य एवं पद दोनों में मिलता है। यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में मिलता है।
रोग निवारक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम, मातृभूमि आदि विविध विषयों का विवरण किस वेद में मिलता है? किस वेद में मिलता है? तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, प्रेम आदि ये सब किस वेद में मिलते हैं? अथर्ववेद में मिलते हैं। और अथर्ववेद कौन सा वेद है? सबसे लास्ट का वेद है अथर्ववेद। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण किसे माना जाता है? तो ये है मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण माना जाता है। स्मृति ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो स्मृति ग्रंथ है उसे और अन्य किस नाम से जाना जाता है? धर्म शास्त्र के नाम से जाना जाता है स्मृति ग्रंथ को। स्मृति ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? धर्म शास्त्र के नाम से जाना जाता है। किस स्मृति ग्रंथ को सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है? तो वह कौन सा स्मृति ग्रंथ है जिसे जो मतलब सबसे पुराना है? तो वो है मनुस्मृति। कौन सा ग्रंथ है सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ? मनुस्मृति ग्रंथ को सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है। वैदिक साहित्य में क्या क्या सम्मिलित है? वैदिक साहित्य में क्या क्या सम्मिलित है? तो वैदिक साहित्य में वेदों को भी आते हैं, उपवेद भी आते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद भी सम्मिलित हैं। तो क्या क्या सम्मिलित है? वेद, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद साहित्य शामिल हैं वैदिक साहित्य में। वैदिक साहित्य के अंतिम अंग उपनिषद को क्या कहा जाता है? जो वैदिक साहित्य का अंतिम अंग उपनिषद है उसे क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। वैदिक साहित्य के अंतिम अंग उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई थी? मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई थी? तो ये की गई थी शुंग काल में मनुस्मृति की रचना की गई थी। कब की गई थी? शुंग काल में मनुस्मृति की रचना की गई थी। किस पुराण में भारतवर्ष की भौगोलिक एवं मूल एकता का वर्णन प्राप्त होता है? तो वह कौन सा पुराण है जिसमें भारत की भौगोलिक एवं मूल एकता का वर्णन प्राप्त होता है? तो वो है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में भारत की मूल एकता का वर्णन प्राप्त होता है। वैदिक सभ्यता किस धातु युग की मानी जाती है? तो वैदिक सभ्यता किस धातु युग की मानी जाती है? लोह युगीन मानी जाती है वैदिक सभ्यता। क्या मतलब वह जो वैदिक सभ्यता के लोग थे वो किस धातु का प्रयोग करते थे? लोहे का। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र को किस वेद से लिया गया है?
ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र को। और ऋग्वेद कौन सा वेद है? ये सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिससे कि गायत्री मंत्र को भी लिया गया है। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? तो जो गायत्री मंत्र है वो किसे समर्पित है? तो वो किस देवता को समर्पित है? सावित्री देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र सावित्री देवता को समर्पित है। ऋग्वैदिक काल में कितनी ऋतुओं का ज्ञान था? तो जो ऋग्वैदिक काल था, सबसे पुराना वैदिक काल था, उसमें कितनी ऋतुओं का ज्ञान था? 5 ऋतुओं का ज्ञान था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद युग में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? ऋग्वेद युग में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? तो ये है सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन मिलता है ऋग्वेद युग में। कौन सी नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन मिलता है? सिंधु नदी का। ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित नदी कौन सी है? जो ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित नदी है। यानी कि सरस्वती नदी को सबसे ज़्यादा सम्मान करते थे पुराने टाइम ऋग्वैदिक युग में। ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित देवता कौन कौन से थे? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक सम्मानित देवता कौन कौन से थे? तो ये थे इंद्रदेव और अग्निदेव को सबसे ज़्यादा सम्मानित देवता थे। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख मात्र एक बार हुआ है? तो वह कौन सी नदी है जिसका उल्लेख एक बार हुआ है ऋग्वेद में? तो ये है गंगा नदी का उल्लेख मात्र एक बार हुआ है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अनस शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? जो अनस शब्द का प्रयोग करते हैं ऋग्वेद में, वो किसके लिए हुआ है? तो बैलगाड़ी को अनस बोलते थे ऋग्वैदिक युग में। किसके लिए हुआ है? बैलगाड़ी के लिए अनस शब्द का प्रयोग हुआ है। किस वेद में अस्तो माँ सदगमय का उल्लेख मिलता है? तो वह कौन सा वेद है जिसमें अस्तो माँ सदगमय का उल्लेख मिलता है? तो वो भी ऋग्वेद, यानी कि सबसे पुराने वेद में अस्तो माँ सदगमय का उल्लेख मिलता है। आर्य भारत में किस प्रांत में सर्वप्रथम आए? तो जो आर्य थे वो भारत में सबसे पहले किस प्रांत में आए थे आर्य लोग? तो ये आए थे पंजाब में आए थे आर्य सबसे पहले। आर्यों ने सबसे पहले किस क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया? आर्यों ने सबसे पहले किस क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया था? तो ये लिया था सब सिंधु क्षेत्र को आर्यों ने सबसे पहले अपने अधिकार में लिया।
किस क्षेत्र को लिया था? सप्त सिंधु क्षेत्र को लिया था आर्यों ने सबसे पहले अपने अधिकार में। प्राचीन काल में आर्यों की जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो प्राचीन काल में आर्यों की जीविका का मुख्य साधन क्या था? वो था कृषि। यानी कि प्राचीन काल में जो आर्य लोग थे वो कृषि करते थे। आर्य काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? तो जो आर्य काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? राजन के नाम, राजन कहकर पुकारते थे आर्य काल के लोग राजा को। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तो कौन सी थी आर्यों की सबसे प्रमुख नदी? सिंधु नदी आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी। सिंधु नदी आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी।